नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर संजय आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बिहार सेट जो 14 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ था, उसके जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों पे बातचीत करने वाले हैं। आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उस परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सवाल जो होने वाले हैं वो अति महत्वपूर्ण होने वाले। और मेरा खुद का निजी अनुभव रहा है, अगर आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों का अनुरोध आता है मेरे पास तो मैं उसका प्रश्न पत्र डालने का प्रयास करूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहले सवाल की ओर कि किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से माना है। तो 1050 से जिसने माना है वो आप सभी को पता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। 1050 से लेकर 1375 तक। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो आदिकाल को चारण काल सबसे पहले जॉर्ज गिरिसन ने कहा था, उसके बाद आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा था। तो इस सवाल को आपने ध्यान से सुना है। अधिकांश हम देखते हैं कि संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है, परंतु चारण काल नाम भी गिरिशन के अतिरिक्त रामकुमार वर्मा ने उपयोग किया है। अगला सवाल है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लेखक कौन है। अब देखो, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो लिखा था वो डॉक्टर सुमन राज ने लिखा था, और हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है वो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा हुआ है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और बहुत अच्छा सवाल था कि आचार्य शुक्ल की रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितनी पुस्तकों के आधार पर किया है। आप सभी को पता है कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था, और वीरगाथा काल का जो नामकरण किया है उन्होंने 12 किताबों के आधार पर किया है, जिसमें से 3 जो किताबें हैं उसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन मिलता है, और शेष जो 9 रचनाएं हैं उसमें वीर राजाओं के पराक्रम का वर्णन मिलता है। इसलिए इस सवाल का उत्तर रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। आप सभी को विदित है प्रश्न नंबर 5 कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की प्रवृत्ति के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण कहा था। आपको पता है कि उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल कि रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया था, रीतिकाल दिया था। ठीक है ना। तो ये अलंकृत काल किसने कहा था, श्रृंगार किसने काल कहा था। तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था, श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा था, और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीतिकाल को कहा था। तो अगर पूर्व मध्यकाल की बात की जाएगी तो पूर्व मध्यकाल को अगर बात की जाए तो ये भक्ति काल को नाम दिए जाता है ना, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल। तो इस सवाल का जो उत्तर रहने वाला था वो रीतिकाल रहने वाला था। प्रश्न नंबर 6, यहाँ से सवाल ऊपर वाला ही करवा दिया है मैंने कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। अब देखो अगला सवाल है कि संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आबत जाबत टूटी गयो बिसरी गयो हरि नाम। तो ये जो पद था इसके जो लेखक है वो कुंभन दास है। आपको पता है कुंभन दास को अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलाया था, और उस दौरान कुंभन दास ने ये पंक्ति कही थी। अगला सवाल पूछा गया था कि चंद बरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया था। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखी है। जैसे पृथ्वीराज जो होते वो चंद बरदाई के सखा मित्र, और जब भी कोई परिस्थिति विपरीत परिस्थिति में पृथ्वीराज जी फंसते हैं तो चंद बरदाई उनकी सहायता करते हैं। तो वैसा ही वाक्य हमें लास्ट में देखने को मिलता है, जिसके कारण चंद बरदाई अपने पुत्र
जलहन के हाथों में पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने के लिए कहे जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। यहाँ से जो अगला सवाल है, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा था। यहाँ तक 10 सवालों की हमने बात की है। तो ये मेरे अनुसार साधारण सवाल है जो कि सभी को आते हैं। इन्हीं सवालों में आप लोगों की मेरिट भी बनती है। जो इन सवालों को सही करता है और इन्हें आसान सवाल ना मानकर उन्हें गंभीरता से देखने का पक्षपाती होता है, वो अक्सर मेरिट में आता है और उसी की सिलेक्शन होती है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो आपको पता है कि कृष्ण काव्य धारा के तमाम कवियों ने ब्रजभाषा काव्य में रचनाएं लिखी थी, इसलिए इसका सवाल का उत्तर ब्रजभाषा हो जाएगा। किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा था? तो ये सवाल रिपीट हो गया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने किया था। ये बहुत अच्छा सवाल है। आप जब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का पढ़ते हैं तो इस सवाल का उत्तर वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। संदेश रासक कितने प्रक्रमों में प्रक्रमों में बंटा हुआ है? तो 3 प्रक्रमों में बंटा हुआ है। ये याद रखिएगा, जो भी क्लिष्ट सवाल होते हैं वो आपके एग्ज़ामों में पहले पूछे जा चुके होते हैं। तो ये भी हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका मैंने पेपर दिया था वहाँ पे ये सवाल पूछा गया था और ये सवाल मेरा सही था। और इस सवाल को मध्य प्रदेश में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न पर आपने ध्यान रखना है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु जी का है। और ये विधा क्या है आपको याद रखना है, ये नाटक है और ये क्या है? प्रहसन है। ठीक है ना। भारतेंदु जी ने 2 प्रहसन लिखे थे, एक वैदिक हिंसा न भवती और दूसरा अंधेर नगरी। तो दोनों का याद रखना है। अगला है कि खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है और दूसरा जो खड़ी बोली में लिखा गया था वो साकेत था। पहला कौन सा आएगा? प्रिय प्रवास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मिलन, पथिक और स्वपन खंड काव्यों के रचयिता कौन है? आसान सवाल था, सभी को आता है। रामनरेश त्रिपाठी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला सवाल है, हिमकृष्णी और हिमतरंगिणी काव्य के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। सी विकल्प इनका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहुत ये फेमस सवाल है और कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। जी, ये वही नगेंद्र जी है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया था। इन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा था। साहित्य इतिहास लिखने वाले ना लिखने वाले इनमें से कौन से आलोचक है? तो वहाँ पे आपको याद रखना है डॉक्टर नगेंद्र जी नहीं आते हैं। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है? आपको पता है प्रकृति को मानव के साथ जोड़ने का जो काम किया है वो छायावाद ने किया है। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं प्रकृति के जो सुकुमार कवि है वो सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है ना। इसलिए प्रकृति के साथ मानव को हंसता खेलता हुआ जिस युग में देखा जाता है उसको हम छायावाद के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, अंधा युग किसकी रचना है? एक तो आप अंधा कुआं पढ़ते हैं और एक अंधा युग है। तो अंधा युग है धर्मवीर भारती और इसमें वर्णन क्या है? बच्चे अंधा कौन था? महाभारत की कथा को याद कीजिए थोड़ा, तो याद रखिएगा कि इसमें महाभारत की कथा का वर्णन मिलता है। और अंधा कुआं किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक माना जाता है। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न नंबर 21। इस वीडियो में हम साहित्य इतिहास के ही सवालों के ऊपर बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो सामान्य जीके पूछा गया है वो उस पर हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस प्रश्न पत्र को लेना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 80 917 और 37 287। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो मैं आपको ये प्रश्न पत्र दे दूंगा। अगला है, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? तो यूजीसी नेट में ये सवाल हजारों बार पूछा गया है कालक्रम के अनुसार। तो आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होने वाला है। अब देखो, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है, आप सभी को पता है, ये निबंध के क्षेत्र में विख्यात है, निबंध के क्षेत्र में ये जाने जाते हैं। जन्मजय का नागयज्ञ के रचनाकार है, तो जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। आप मालविका, अलका, कल्याणी, कार्नेलिया, इन सभी को पढ़ते हैं चंद्रगुप्त नाटक में, और इसमें जो नायिका है वो कार्नेलिया को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब देखो, चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? तो हबीब तनवीर की ये नाटक माना जाता है। ये ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। महाभारत की कथा पर आधारित, मैंने ऊपर ही सवाल बताया था आपको, अंधा युग की बात बताई थी, है ना, और ये महाभारत की कथा पर आधारित नाटक माना जाता है। बच्चे, कभी भी आप साहित्य को अगर रुचि के अनुसार पढ़ते हैं, कभी भी आपको साहित्य बोर नहीं लगता है। अगर आप उसको बोरिंग दृष्टि से देखेंगे, आप है ना, बिना मतलब कि उसको पढ़ते जाएंगे, आप में एक जोश रखिए ना साहित्य को पढ़ने के लिए, कि इसमें अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिए। आप साहित्य को आसानी से समझ सकोगे, और आपका जो आगे की यात्रा है वो बहुत सुखद होगी। महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों की अभिव्यक्त किया है? ये अभिव्यक्ति दी है। तो ठकुरी बाबा, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेमचंद की जीवनी कलम का जादूगर के रचनाकार है। तो कलम के जो जादूगर है वो मदन गोपाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है। और प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी, ये प्रेमचंद की पत्नी थी। माटी हो गई सोना, इनमें से किस लेखक का रेखाचित्र संकलन है? तो ये जो है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, माटी हो गई सोना। इस प्रश्न का आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि भक्तिन महादेवी के किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखाचित्र है? तो ये जो भक्तिन है, आपको पता है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। अब सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र कितने लिखे हैं? ये सवाल आपके मन में होने चाहिए ना। भक्तिन बहुत फेमस ये कैरेक्टर है, आपको ये पता होना चाहिए। अगला सवाल है, मंटो संबंधी संस्मरण, मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? तो इस सवाल का जो उत्तर होने वाला था उपेंद्र नाथ अश्क जी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला सवाल है, प्रेमचंद की पत्नी शिवानी देवी, जो प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी, ने प्रेमचंद पर कौन सी जीवनी लिखी थी? मैं ऊपर भी इस प्रश्न का उल्लेख कर चुका हूँ, प्रेमचंद घर में है। अगला है, संस्मरण से सवाल है, याद हो कि ना यादा हो। तो ये है, यहाँ पे यादा नहीं होगा, याद हो कि ना याद हो। ये जो संस्मरण है काशीनाथ सिंह है। आपको याद है ना, आपको काशी जाना है, इस तरह से याद करिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, संस्मरण है। कानों में कंगना, ये कहानी है, ये आप सभी को बताएं, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1913 में है। आपको यहाँ से याद रखना है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक कौन है, और इसमें कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। तो ये सभी सवाल आपके मन में इस समय होने चाहिए, और इन सवालों के उत्तर भी आपके पास होने चाहिए। जर्मन लफ्टन को किसने मारे गिराया था? ये बहुत अच्छा है। जर्मन लफ्टन, जब आप उसने कहा था कहानी को पढ़ते हैं जिसके लेखक है गुलेरी जी, उसमें लहाना सिंह जर्मन लफ्टन को मार गिराते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था।
अगला सवाल है कि आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक पद्धति शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया है? फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई प्रथम जो कहानी मानी जाती है वो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी मानी जाती है। इस सवाल को आपने अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा। अब देखो, गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हटके है थोड़ा सा, है ना। गुलरी काकी और मुनरी जो कहानी के पात्र है वो आपको पता है पंचलाइट के हैं। किसके हैं? पंचलाइट के। पंचलाइट लेखक कौन है ना? तो आपको पता है इसके जो लेखक है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी। गुलरी काकी और मुनरी, ये सवाल अलग है, इसलिए ये सवाल आपको याद रखने हैं। अब देखो, पंचलाइट को कौन जलाता है? यहाँ पे गोधन जो है वो पंचलाइट को जलाता है। यहाँ पे जो इस एग्जाम में आप देख सकते हैं जो पंचलाइट है उस कहानी को सम्मिलित किया गया है ना। तो इसलिए यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है। और कहानी का प्लॉट लिखा किसने है? कहानी किसकी है? ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब देखो, अगला सवाल है भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? तो कहानी का प्लॉट है। तो पंचलाइट और कहानी का प्लॉट, है ना, ये दो कहानियाँ इस सेट के एग्ज़ाम में मुख्यतः पूछी गई। यूजीसी नेट में भी गोदान का जिक्र है कि गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किस दो गांवों का उल्लेख किया है? ये मेरे ख्याल से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जब हुआ था मैंने भी इस सवाल को दिया, इस सवाल को देखा था और मैंने है ना, ये सेकंड शिफ्ट में आया था। समेरी और वेलारी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है बच्चे। ये एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है कि गोदान उपन्यास में प्रेमचंद के किस दो गांवों का उल्लेख हुआ है? समेरी और बेलारी, है ना। तो याद रखना है। यहाँ पे शब्द चयन में भी थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, तो दिक्कत वाली बात आप में नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अगला सवाल है निम्नलिखित पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है? अरे, होरी की पत्नी का नाम क्या होता है? आप सभी को पता है, बहुत फेमस उपन्यास है गोदान, है ना, धनिया, उसकी पत्नी का नाम। तो ये झुनिया सरोज सिलिया, ये कौन है फिर गोदान में? ये किसकी पत्नियां हैं? क्या भूमिका निभाती है? ये सवाल आपको थोड़ा सा देखने चाहिए, आपको सर्च करने चाहिए। गोदान के किन दो पात्रों के बीच सहजीवन लिव एंड रिलेशन की झलक मिलती है? मेहता और मालती। अब देखो, आप लिव एंड रिलेशन की बात करेंगे तो गोदान में पढ़े लिखे व्यक्ति है वो मेहता और मालवी है, सॉरी मालती है। बहुत अच्छे ये गोदान उपन्यास है। इसका यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं पूरा उपन्यास, काफ़ी खूबसूरत वर्णन किया है। तो इस उपन्यास को भी आप ज़रूर देखिएगा और ये सिलेबस में भी लगा हुआ है ना। तो देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मैंने उपन्यास को जब पढ़ा था तो मुझे अब भी याद है कि ये वाकया मेहता जी ने कहा था कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा मानव जाति का सर्वनाश का कारण होगा। ये उपन्यास जो गोदान उपन्यास है उसमें डॉक्टर मेहता जी कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि प्रेम सीधी सादी गौ नहीं, खूंखार शेर है, अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। ये भी गोदान से है और ये प्रोफेसर मेहता ही कहते हैं, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पंक्तियाँ गोदान से पूछी गई हैं, आपसे डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किसने पंक्तियाँ कही। मैला आंचल में कौन सा चरित्र पात्र तहसीलदार के पद पर है? मैला आंचल आप सभी को पता है, बहुत फेमस उपन्यास है और इसमें जो तहसीलदार की भूमिका का निर्वाहन करता है वो विश्वनाथ प्रसाद मलिक जी होते हैं। मैला आंचल आप इसकी समीक्षात्मक रूप से इसको देख लीजिएगा
और है ना, पूछा भी जाता है। और ये तो आप सभी को प्रश्न आता होगा, है ना। ये जो सवाल है बहुत आसान है कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से उद्धृत है? तो मैलांचल से। ये मैलांचल जब आप खोलते हैं तो आपको भूमिका में ही ये देखने को मिलता है। अब देखो अगला सवाल है, चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक जो लिखा था, वो पहला सवाल ये होना चाहिए। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आप सभी जानते होंगे, है ना, जयशंकर प्रसाद है। और इसका जो नायक है वो चंद्रगुप्त है ना, तो इसका याद रखना है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री है? देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डीपली पूछा है ये सवाल। जो कार्नेलिया है, आपको पता है चंद्रगुप्त नाटक में नायिका है। ये किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस की पुत्री थी। और आपको पता है ना, कार्नेलिया सुना है ना आप लोगों ने कि मुझे इस देश की, हाँ, जन्म, है ना, देश से जन्मभूमि जैसा प्रेम होता जा रहा है, इस तरह की एक पंक्ति कही थी। तो मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। इनकी पंक्तियाँ जो गोविंद पांडे में दे रखी है ना, इसको आप जरूर देखिएगा। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्या जीत है, ये चंद्रगुप्त कहता है। और ये कथन मेरे ख्याल से ये किसी एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस सवाल को आपने ज़रूर याद रखना है। और अगले जो 50 से आगे सवाल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।